वायुमंडलीय क्या संरचना, नहीं, इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक कंस्ट्रक्शन, यानी हमारी एटमॉस्फेयर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, चर्चा करना है। अब जरा सा एक चीज ऐसे समझ के देखिए कि मान लिया जाए कि ये क्या है, बताओ, ये पृथ्वी का क्या है, सतह है। इसको मान लें, ये पृथ्वी का सतह है। सतह मतलब क्या, द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज द क्या, बोलो, सरफेस ऑफ क्या, अर्थ। ये अर्थ सरफेस है। और तुम जानते हो कि जो ये अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, गैसेस का एक कंबल है जिसको पृथ्वी ओढ़ करके बैठी हुई है। इसके ऊपर क्या है, एयर है ना। और तुम जानते हो कि पृथ्वी जो है उसके ऊपर का जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उसके बाद वाले लेयर को क्या बोलते हैं, मेंटल। और उसके बीच वाले को क्या बोलते हैं, निफे या कोर, है ना। तो कोर के अंदर में क्या होता है, निकेल और आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण पृथ्वी की जो गुण है वो कैसा हो गया है, चुंबकीय जैसा हो गया। और चुंबकीय होने के कारण पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो एक्चुअली क्या है कि इसके ऊपर जो एयर है ना, उस एयर को ही पृथ्वी क्या करके रखी है, बताओ, खींच करके रखी है नीचे की तरफ, नहीं, नीचे की तरफ खींच करके रखी है। तो हम देखते क्या है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो हवा है, तो जो नीचे की तरफ जो खींच गई है, तो जितने भी भारी गैसेस होंगे वो सब कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। और हल्की गैसेस कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर जो है वो हल्की गैसेस है और नीचे जो है वो क्या है, भारी गैसेस है। तो क्या एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर हर जगह तुमको सेम मिलेगा, नहीं। इसीलिए हमने क्या किया कि ये जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कई भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। समझ रहे हैं। जरा सा एक बार वो ग्लोब देना। अब तुम एक चीज देखो ध्यान से कि ये जो आपका पृथ्वी है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ये क्या है, बताओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। और ये क्या है आपका, विषुवत रेखा, ठीक है। तो पृथ्वी को ना यहां से ऐसे आधा काट करके ऐसे रख लेता हूं, ऐसे देखो, ऐसे। एक्चुअली पृथ्वी का सतह ये वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो उठा हुआ हिस्सा है बीच का, वो क्या है, विषुवत। और जो दोनों कोने पर है वो क्या है, पोल। तो अगर मैं यहां पर इसको कह दूं पोल है, तो मान लो, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये जो पृथ्वी ऐसे है ना, उसको ऐसे रख दिया हमने, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, नहीं। तो ये क्या हो गया, विषुवत। यहां पर कौन कितना डिग्री है, 90 डिग्री की 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वाला हिस्सा हो गया, लगता है नहीं समझे। और ये क्या हो गया, 90 का 90 डिग्री, और ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री। लगता है आप लोग बात नहीं समझे। अब जरा सा ना इसको लॉजिकली अब समझ के देखिएगा कि इसके ऊपर जो गैसेस हैं, तो गैस पृथ्वी के सतह पर टकरा करके है कि नहीं, बिल्कुल सट करके है। तो अब एक बात बताओ, गैस यहां पर भी सटा हुआ है और गैस यहां पर भी सटा हुआ है, लगता है नहीं समझ रहे हैं। तो यहां पर जो भी गैसेस आके सतह पर सटेगा वो ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा, ठंडा। तो यहां की जो गैसेस हैं वो ठंडा हो जाएगा। और ठंडी चीजें भारी हो जाती है कि हल्की, और भारी चीजें नीचे क्या हो जाती है, दब जाती है। तो यहां पर जो गैसेस होंगे वो नीचे की तरफ दबा हुआ रहेगा। और यहां वाला जो है वो क्या है, 0 डिग्री पर पृथ्वी की सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत गिरती है। तो यहां पर जो गैसेस हैं वो बार बार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म चीजें क्या हो जाएगी, बताओ, फैल करके उठ जाएगी, लगता है नहीं समझे। तो इसीलिए देखो, इसका हम एक्चुअल ग्राफ जो बनाते हैं वो कुछ ऐसे बनाते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी का क्या है, सतह है। इसको मैं मान लेता हूं यहां पर कि 90 डिग्री का स्ट्रक्चर लेके मान के चल रहा हूं, और यहां पे मैं मान के चल रहा हूं 0 डिग्री का। मतलब इसका मतलब ये है, ऐसे इतना काट करके हमने निकाल लिया। तो 1.90 का और 1.0 का, मतलब एक तरफ अगर हम समझ गए तो दूसरा तरफ वही घटना रहता है। जैसे अगर यहां पर हेडली सेल था तो यहां भी क्या था, हेडली सेल था, समझ रहे हैं। तो एक साइड को हम समझ लें तो दूसरा साइड हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं 0 डिग्री। तो 90 डिग्री के पास जो है गैस ज्यादा दब के रहेगा कि उठ के रहेगा, दब के रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां ठंडी प्रदेश है। ठंडी प्रदेश होने के कारण क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के नीचे बैठ जाएगा। तो इसकी क्या होगा, हाइट थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, किधर, 0 की तरफ, इसकी हाइट क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, लगता है नहीं समझे। तो यहां पे जो गैस का जो पहला मंडल है ना वायुमंडल का, इस मंडल को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ क्या मंडल, इसके लिए इंग्लिश शब्द क्या है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो पोल पर क्या होती है, कम होती है। और कितना होती है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर इसका यहां पर हाइट होता है। 8 किलोमीटर तक पोल से उठोगे तो ट्रोपोस्फेयर मिलेगा।
और अगर आप यहां पर 0 पर आएंगे तो यहां पर कहां तक मिलेगा आपको, 18 किलोमीटर तक, समझ रहे हैं। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर। 18 और 8 26, 26/2 13 किलोमीटर। तो अगर आपसे ये पूछे कि पोल पर हाइट कितना होता है तो कितना होता है, 8 किलोमीटर। यहां 18। कोई पूछेगा कि ये हाइट में डिफरेंस क्यों है तो बता लोगे हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। समझ रहे हैं, टेम्परेचर अलग होने से क्या होगा, गैसेस अलग अलग तरीके से गर्म होगा। तो जहां ज्यादा गर्म होगा वो फैल के ऊपर हो जाएगा, और जहां कम गर्म होगा वो दब के नीचे बैठ जाएगा। इसलिए क्षोभ मंडल की हाइट इस तरीके से है, समझ रहे हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि लगभग 85% गैस, अगर टोटल गैस को हम 100% मान लें तो 85% गैस इसी में है, क्षोभ मंडल में। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, तो खींच के मैक्सिमम गैस को यहीं बिठा के रखी हुई है। इसीलिए जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है और नाक से ब्लड आने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। और रीजन समझ गए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सब जो गैसेस हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में कहां पर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, मतलब क्षोभ मंडल में। अच्छा, धूल कण भारी होता है कि हल्का होता है, गैस से तो भारी ही होता है। तो धूल कण, राख, कालिक, धुआं, ये सब जो ऊपर की तरफ उड़ता है वो भी मैक्सिमम कहां रहता है, ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में और क्या क्या होते हैं बताओ, धूल कण होते हैं, लगता है नहीं समझ रहे हैं, राख भी होता है, नहीं समझे हैं। तो ये सब क्या मदद करता है, सो देखिए, धूल कण जो होता है वो सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है, सॉलिड। तो ये सॉलिड जल्दी ठंडा होता है कि लिक्विड जल्दी ठंडा होता है, सॉलिड। तो सॉलिड जो है ना जैसे जैसे ऊपर जाता है एकदम से तेजी से ठंडा हो जाता है। तो आसपास के गैसेस जब इस कण से टकराते हैं तो वो और जल्दी ठंडा हो जाता है और वो चिपक के बादल बन जाता है। तो बादल बनाने में और वर्षा कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, धूल कण का। धूल कण अगर होगा और साथ में क्या, वहां आर्द्रता अगर गलती से पहुंच गई, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी गलती से पहुंच गई और वहां पे धूल कण अगर है तो पक्का बादल बनेगा और वहां से बारिश होगी। तो एक्चुअली क्या है कि धूल कण सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में। और आर्द्रता भी यहां से उठती है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आर्द्रता भी इसी में रहेगी। इसलिए बादल भी कहां पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में। तो बादल कहां है बताओ, इसी के अंदर में बादल बनता है। वर्षा भी कहां से होता है बताओ, यहीं से होता है। कुल मिला के इकट्ठा अगर हम कहें तो जितनी भी मौसमी गतिविधियां हैं, जितनी भी वेदर में चेंजिंग आता है, वेदर में चेंजिंग क्या आता है, अचानक से तेजी से तूफान आ जाएगा, अचानक से वर्षा होने लगेगी, अचानक से धूप खिल जाएगा। तो मौसम में जो भी चेंज होता है वो सब कहां होता है, ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में जो है वो क्या है बताओ, मौसम का राजा होता है, ये बार बार मौसम को बदलता है, समझ रहे हैं। और यही रीजन है कि रहने के लायक किसी भी लिविंग थिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस यही है, क्योंकि यहाँ वर्षा भी हो रही है, धूप भी निकल रहा है, नहीं, यहाँ ऑक्सीजन की भी मात्रा बहुत ज्यादा है। अच्छा, कार्बन, हम लोग गैस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, तो हमारे लिए ऑक्सीजन प्राणदायी नहीं है, लेकिन पेड़ पौधा किसको लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यही है, तो पेड़ पौधा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फेयर। तो गैसेस तो यहाँ है, साथ में हमें पानी चाहिए तो पानी भी यही है। तो जितने भी मौसमी गतिविधियां होती हैं वो सब कहाँ होता है बताओ, ट्रोपोस्फेयर में होता है, समझ गए। तो ये मौसम के लिए इंपॉर्टेंट है। बादल भी कहाँ पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, समझ रहे हैं। इसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या हो जाता है बताओ, उसके बाद एक नया मंडल जो आपका ये वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्या है, समताप मंडल। इसके लिए इंग्लिश शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब जरा सा बताओ ये क्या अलग है, इसको भी जरा देखा जाए कि ये क्या है, इसको देख ले हम लोग। स्ट्रेटोस्फेयर में एक खास बात होता है कि मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं वो सब तो ट्रोपोस्फेयर में हो जाता है। यहां पर बिल्कुल मौसम क्या होता है, साफ होता है, यहां पर किसी तरह का कोई घटना नहीं होता। इसलिए जितने भी प्लेन, वायुयान जितने भी उड़ाए जाते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ाया जाता है, इसमें उड़ते हैं सारे वायुयान, ताकि यहां पर कोई मौसम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आराम से चीजें क्या होती है, चल जाती है। तो समताप मंडल इंपॉर्टेंट किसके लिए है, यान के लिए,
प्लेन के लिए, जहाज के लिए नहीं, ये सब ऊपर इसमें उड़ते हैं। इसमें क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि बार बार मौसम क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो यहाँ चलने में दिक्कत होती है। समझ रहे हैं? तीसरी खास बात, एक चीज ऐसा ट्रोपोस्फेयर में एक चीज और याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फेयर का एक घटना है कि 165 मीटर आप ऊपर उठेंगे ना, तो प्रत्येक 165 मीटर ऊपर उठने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटता है कि बढ़ता है? घटता है। किस रेट से? 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर घटता है। लेकिन जैसे ही आप समताप में जाएंगे तो समताप कहां तक है पता है? 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर तक। आप यहां देख रहे हैं कि 18 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपो। तो बाकी कितना बचा? 32, क्योंकि टोटल कहां तक है? 50 तक। तो अगर आपसे यह पूछा जाए तो ऑप्शन 50 में खट से मत मार देना। अगर यह पूछे तुमसे कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है धरती से, तब 50। लेकिन सिर्फ समताप की मोटाई कितनी है, तो 32 कहां पर? 32 कहां पर? इक्वेटर पर। और 42 कहां पर? पोल पर। ये 50 जो हम ऊंचाई बता रहे हैं कहां से बता रहे हैं? यहां से 50 किलोमीटर तक क्या है? समताप मंडल है। तो यहां पर जितनी भी मैं ऊंचाई लिखूंगा उसको कहां से आप काउंट करेंगे? धरातल से। लेकिन अगर उसकी मोटाई पूछेगा तो बाकी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, वो उसकी मोटाई बचेगी। अब जरा सा देखिए क्या होगा कि जैसे ही आप 30 किलोमीटर तक माप के जाएंगे, कहां तक? 30 तक। ऐसे तुम लोग तो नहीं समझ रहे हो, 30 तक माप लो, तो 30 के ऊपर, 30 से लेकर कहां तक? 50 तक। ये ऐसे एक मोटा सा लेयर है जिसको क्या कहते हैं? ओजोनोस्फेयर। ये जो है ये ओजोन का एक मोटा सा परत है। तो ओजोन कहां से मिलना शुरू होता है? 30 किलोमीटर से। और 30 से कहां तक जाएगा वो? 50 तक। 30 से 50 तक जाएगा। समझ रहे हैं? ये ओजोन मंडल है ये वाला। समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअली क्या होता है कि देखो यहां से यहां तक तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन यहां से जाकर के 30 किलोमीटर तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। ये पहला ऐसा मंडल है जहां पे टेम्परेचर कोई चेंज नहीं करता। कहां से कहां तक? यहां से 30 तक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? समताप। इसका टेम्परेचर क्या रहता है? समान रहता है, इसीलिए समताप है। लेकिन जैसे ही इसको ओजोन मंडल मिलता है तो ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन समझते हैं? O3। ओजोन क्या है? गैस है जो O3 है। तो ये क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करता है बताओ? अवशोषित करता है, खींच लेता है, सोख लेता है, नहीं ऑब्जर्व कर लेता है। रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं। और एब्जॉर्ब करने के कारण इसकी टेम्परेचर अब बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो यहां पर तेजी से टेम्परेचर बढ़ती है। तो ओजोन में जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर अचानक से क्या होगा? इंक्रीज करता हुआ मिलेगा। और यहां से यहां तक क्या रहेगा? इक्वल टेम्परेचर रहेगा, नो चेंज। समझ रहे हैं? ये समताप मंडल है। तो इसमें चलता है क्या? यान। और ये वाला जो आपका है ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? अल्ट्रा वायलेट रे को। और अल्ट्रा वायलेट रे को ऑब्जर्व करने से क्या है? ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है ना, वो ह्यूमन बॉडी के स्किन पे पड़ के स्किन कैंसर पैदा कर देता है। तो उसको ये यहीं पर रोक लेता है। ये हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन अब हम जो यहाँ से जो गतिविधि कर रहे हैं, जिससे ओजोन लेयर इफेक्टेड होकर धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमजोर पड़ रहा है, इसमें छेद हो रहा है, तो वो मानव के लिए समस्या पैदा कर देगा। समझ रहे हैं? अगला क्या है ट्रोपोस्फेयर के बाद? हैं? बोलो क्या? मीजियोस्फेयर। नहीं, मीजियोस्फेयर मतलब मध्यमंडल। समझ रहे हैं? तो मध्यमंडल जो है उसमें फिर से क्या होता है बताओ? टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? फिर से टेम्परेचर यहां पर घटने लगता है। जैसे कैसे ट्रोपोस्फेयर में घट रहा था, वैसे यहां भी टेम्परेचर क्या होने लगती है? गिरने लगती है। और ये कहां तक है? 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर तक के हाइट को क्या कहते हैं हम लोग? लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि मध्यमंडल की मोटाई कितनी है, तो 30 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 50 तक क्या है? 50 तक तो समताप है ना, तो उसके ऊपर 30 ही बचे ना। जमीन से 80 तक है, लेकिन यहां से वो 30 किलोमीटर है। समझ रहे हैं? तो 30 किलोमीटर तक के ऊपर को क्या बोलते हैं हम लोग? मेजोमंडल बोलते हैं, मतलब मध्यमंडल बोलते हैं। और यहां फिर से टेम्परेचर में क्या होने लगता है? गिरावट आने लगता है, दर्ज होने लगता है। समझ रहे हैं? इसके ऊपर कौन सा मंडल है? इसके ऊपर है आयन मंडल। हाँ, इसके ऊपर क्या है? आइनोस्फेयर, या इसी को बोलते हैं थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। नहीं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल। और इसके लिए इंग्लिश शब्द क्या हो जाएगा? थर्मोस्फेयर या क्या? आयोनोस्फेयर, कुछ भी कह सकते हैं।
अच्छा, यहां पर जो गैसेस है ना वो आयोनाइज्ड कंडीशन में है। आयोनाइज्ड कंडीशन समझते हो? जैसे मान लो कि हाइड्रोजन अगर कोई गैस है तो हाइड्रोजन क्या है आपका, ये मोलिक्यूल टर्म में है H2 है ना, लेकिन अगर H प्लस है ना, अगर ऊपर चार्ज्ड कंडीशन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड। तो यहां पर जितने भी गैस है ना, किस में, आयन मंडल में, वो आयोनाइज्ड कंडीशन में है। दैट मीन्स द गैसेस क्या, लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन। गैस अब इलेक्ट्रॉन को चाहे तो लॉस कर दिया है या गेन कर लिया है। गेन कर लिया है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाएगा, और लॉस कर दिया है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पे गैस कैसे है बताओ, चार्ज्ड कंडीशन में। और चार्ज्ड कंडीशन में रहने के कारण आप जानते हो ना, चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए गुड कंडक्टर होता है, और हीट के लिए भी क्या होता है, गुड कंडक्टर के लिए होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हीट भी इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर फिर से टेम्परेचर क्या होने लगता है, बोलो, बढ़ने लगता है। नहीं समझे? तो ये टेम्परेचर के नियम का क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। लेकिन आयन मंडल एक ऐसा मंडल है जहां पे टेम्परेचर क्या होता है, घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर के नियम का क्या कर दिया, उल्टा पालन कर दिया। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गैस आयोनाइज्ड कंडीशन में है। नहीं, और दूसरा एक जगह और उल्टा नियम चला, कहां पर, ओजोनोस्फीयर में। मतलब कि ओजोन गैस का जो ये लेयर है, नहीं, इसमें भी गैसेस क्या करते हैं बताओ, है क्या, इंक्रीज होता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रे को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ गए? इसके बाद का कौन सा है, इसकी 500 तक माना जाता है, 500 किलोमीटर तक। यानी कि इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 420 के लगभग। नहीं, ये हो गया। इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर समझते हैं, मतलब बहिर्मंडल जिसको आप हिंदी में बोलते हो। और यहाँ पे गैस बिल्कुल पतली हो जाती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ किसकी लेयर मिलती है, हाइड्रोजन और हीलियम की। सबसे हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है ना, वो ज्यादा इसमें पाया जाएगा, एकदम रेयर मीडियम हो जाता है यहाँ पर। रेयर समझते हैं, नहीं, एकदम हल्की हल्की गैसेस यहाँ पर है बहिर्मंडल में। समझ रहे हैं? ठीक है, ये आपका कहाँ तक चला जाता है, 1000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर तक क्या है बताओ, बहिर्मंडल। और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, अंतरिक्ष, स्पेस। उसके बाद जाकर के ये अंतरिक्ष में मिल जाता है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो कहां तक है, मध्य मंडल तक जो है ना, ये वाला क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, यहां तक क्या है ना कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या है, लगभग एक जैसा है। हाँ, थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ऊपर आने पर तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब क्या हो गया है, गायब ही हो गया है। तो इनका लक्षण लगभग किसके जैसा है बताओ, एक जैसा है। इसलिए नीचे से लेकर के यहां तक को कहा जाता है क्या, सममंडल। मतलब क्या, होमोस्फीयर। और इसके ऊपर के दो मंडल जो है ना, कौन कौन सा, आयन और बहिर, इसको कहा जाता है विषम मंडल। विषम मंडल। और विषम मंडल के लिए क्या है, हेट्रोस्फीयर। तो अगर तुमसे कोई पूछे ना कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको कितने भागों में बांटेंगे, तो पहले तुम पूछना कि किस आधार पर पूछ रहे हो। तो अगर वो पूछेगा केमिकल नहीं, केमिकली बताओ, तो कहना 2, सममंडल और विषम मंडल। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा नहीं फिजिकली और टेम्परेचर के बेस पर बताओ, तब 5। कौन कौन सा, ट्रोपो, स्ट्रेटो, नहीं, और मीजो और आयोनो और एक्जो। ये 5 किस बेस पर है, टेम्परेचर और फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर। और 2 पार्ट में जो हमने बांटा है, सममंडल विषम मंडल, वो किस बेस पर है, केमिकल और क्या, गैसेस के प्रेजेंटेशन के बेस पर, सममंडल और विषम मंडल। समझ रहे हैं? अब जरा सा एक चीज देखिएगा, अचानक से कोई भी मंडल एकदम से अलग हो जाएगा क्या, बल्कि क्या होगा कि कुछ इसकी प्रॉपर्टी और कुछ उसकी प्रॉपर्टी कुछ दूर तक मिक्स रहेगा, कुछ दूर तक क्या रहेगा, मिक्स रहेगा। तो क्षोभ मंडल और क्या बताओ, समताप मंडल अचानक से यहां से अलग नहीं होगा, बल्कि कुछ दूर तक इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है बताओ, सेम। कहने का मतलब क्या कि ये एक मोटा सा मैं एक ऐसे प्लेट बना दिया इन दोनों के बीच में, तो इस प्लेट में इसकी भी प्रॉपर्टी है और इसकी भी प्रॉपर्टी है, ये दोनों की प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं? तो जहां पर दोनों की जब कॉमन प्रॉपर्टी है, इसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। और इसकी मोटाई लगभग कहां तक है, 1.5 से 2 किलोमीटर। 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी एक क्या है बताओ, यहां पर लेयर है जिसको क्षोभ सीमा बोलते हैं। इसके लिए इंग्लिश शब्द इस्तेमाल किया गया ट्रोपोपाज। हाँ, TROPOPAUSE, ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज जो है किसके किसके बीच पाया जाता है,
समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में क्या है? क्षोभ सीमा है, जिसकी मोटाई कहां से कहां तक है? 1.5 से 2 किलोमीटर। यह अलग किसको किसको करता है? यह अलग करता है समताप मंडल और किसको? क्षोभ मंडल को। समझ रहे हैं? तो ये हमारा क्या है? वायुमंडलीय क्या है बताओ? स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक।